गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए मैं आज फिर एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। हम बात कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर नीति शास्त्र में उपयोगितावाद की। जैसा कि मैंने बताया था कि नीति शास्त्र ऐसे मापदंड या सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिनके द्वारा कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। बार बार कह रहा हूं कि नीति शास्त्र हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नैतिक दृष्टि से उचित है और क्या अनुचित है, कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा कर्म अशुभ है। तो उपयोगितावाद में हमने बताया कि इस नैतिक सिद्धांत के अनुसार वह कर्म हमारा कर्तव्य है जिस कर्म से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित हो, ये यहाँ पर है। तो ध्यान देने की बात जो है वो ये कि उपयोगितावाद भी एक परिणाम मूलक सिद्धांत है जिसमें परिणाम को आधार मानते हुए, परिणाम को ध्यान में रखते हुए कि यदि हमारे द्वारा किए गए कर्म का परिणाम हो ये कौन सा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या सुख, तो वह शुभ है, और यदि इसके विरुद्ध होता है तो वह अशुभ है। ठीक है, तो ये हमने बात की। उपयोगितावाद के तीन भेद थे। कर्म संबंधी उपयोगितावाद जिसमें कर्म की अधिकतम उपयोगिता की बात होती है, फिर है नियम संबंधी उपयोगितावाद जिसमें नियम की अधिकतम उपयोगिता की बात होती है, और फिर तीसरा था आदर्शमूलक उपयोगितावाद जिसमें हमने कहा था कि सुख के अलावा कुछ अन्य मानसिक स्थितियां या कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जो मनुष्य के लिए शुभ होती हैं, जैसे दार्शनिक ज्ञान, आध्यात्मिक चिंतन, सद्गुण, चरित्र की उत्कृष्टता आदि आदि। तीन प्रमुख समर्थक हैं उपयोगितावाद के, जिसमें प्रथम है जर्मी बेंथम। और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि पिछली क्लास में, अर्थात जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने जर्मी बेंथम के सिद्धांत पर चर्चा प्रारंभ कर दी थी और मैंने बताया था कि जर्मी बेंथम उपयोगितावाद के सबसे बड़े समर्थक हैं और ये एक समाज सुधारक थे। तो समाज सुधारक होने के नाते ये सारे नियम और कानूनों को जनहित का साधन मानते थे। इनका मानना था कि जितने भी नियम कानून बने हुए हैं वो समाज और जन के हित के लिए है, उनके लाभ के लिए है, उनके पॉजिटिविटी के लिए है, और सामाजिक नियम और कानून सामाजिक उपयोगिता के आधार पर ही उचित ठहराए जा सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। एक बात। दूसरी बात मैंने ये की थी कि बेंथम के उपयोगितावाद को यदि कोई पूछे कि क्या नाम दिया जाए तो हम नाम देंगे सुख मूलक उपयोगितावाद, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जो कर्म अथवा नियम, जैसा कि अपन ने उपयोगितावाद के 2-3 भेद देखे थे, उसमें मुख्य भेद कर्म और नियम संबंधी उपयोगितावाद था। तो जो कर्म अथवा नियम सुख की उत्पत्ति और वृद्धि में सहायक है, जितना सहायक है वो उतना ही शुभ है, और जितना बाधक है वो उतना अशुभ है। तो सुख को ही इन्होंने भी आधार माना कर्म के औचित्य के निर्धारण के लिए, इसलिए हमने बेंथम के सिद्धांत को नाम दिया सुखमूलक उपयोगितावाद। फिर हमने दूसरी बात ये की थी कि बेंथम का उपयोगितावाद भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। अब बार बार आप मेरे ख्याल से इन शब्दों में उलझ रहे होंगे। मनोवैज्ञानिक सुखवाद से क्या तात्पर्य है? तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद से तात्पर्य है जो मानव स्वभाव का वर्णन करे, जिसमें यह समझाने का प्रयास किया गया कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है। मनुष्य के प्रत्येक कर्म केवल अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्ति की इच्छा से ही प्राप्त करने की इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। दुख से बचना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेंथम ने एक प्रसिद्ध कथन दिया है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख इन दो के शासन में रखा है और सदैव मनुष्य इन दोनों में से सुख को चुनता है।
मनुष्य को पूर्णतः स्वार्थी मानते हुए वो कहते हैं कि वह सदैव केवल अपने हित की कामना करता है, दूसरों के हित के लिए वह तब तक कोई त्याग नहीं करता जब तक ऐसा करने से स्वयं उसे कोई लाभ न हो। तो इस प्रकार बेंथम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का समर्थन करते हैं। नैतिक सुखवाद का भी बेंथम समर्थक करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि केवल सुख ही अपने आप में शुभ और वांछनीय है। इस नाते से वह कर्म हमारा कर्तव्य है जो सुख की उत्पत्ति में सहायक है। अन्य सभी वस्तुएं जिनको और व्यक्ति श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन बेंथम उन सब को सुख की उत्पत्ति के साधन के रूप में ही शुभ मानता है। जैसे सत्य, संयम, ईमानदारी, न्याय आदि, ये अपने आप में शुभ नहीं है। अपने आप में शुभ तो है सुख, और ये सारी चीजें जो है वो सुख की उत्पत्ति में सहायक होने के कारण ही शुभ है। तो जो कर्म जितना अधिक सुख उत्पन्न करता है वह उतना ही शुभ है। अब एक प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है, बेंथम के सिद्धांत में बड़ी कुछ बातें वाकई बड़ी रोचक हैं, ध्यान से देखेंगे जो अगला टॉपिक अपन बात करने वाले हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सुख की न्यूनता और अधिकता को कैसे मापा जा सकता है। इस संदर्भ में बेंथम ने कहा कि गुणात्मक दृष्टि से तो सभी सुख पूर्णतः समान है, यानी गुणात्मक दृष्टि से कोई भेद नहीं, यानी कोई सुख उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं होता, सारे सुख समान है। और यदि उनमें भेद है तो वो परिमाण को लेकर है, क्वांटिटी को लेकर है, क्वालिटी को लेकर नहीं है। ठीक है, तो सुख को परिमाणात्मक आधार पर भिन्न माना, गुणात्मक आधार पर नहीं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि आप बात कर रहे हैं कि सुखों में परिमाण के आधार पर भेद हो सकता है, तो इस परिमाण को मापने का क्या नजरिया है। तो इसके लिए बेंथम ने एक अपना प्रमुख सिद्धांत दिया जिसे हम सुख कलन का सिद्धांत कहते हैं। सुख कलन, ध्यान से सुन लेंगे, बात समझ में आएगी। बेंथम ने सुख के मात्रा को मापने के लिए जो सिद्धांत दिया उसका नाम है सुख कलन का सिद्धांत। ठीक है, जरा इसको देखें कि सुख कलन के सिद्धांत में बेंथम किस चीज पर आग्रह करते हैं, किस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो उनके इस सिद्धांत में उन्होंने 7 बिंदु दिए हैं जिन बिंदुओं के आधार पर सुख की मात्रा को मापा जा सकता है। तीव्रता नंबर 1 पे है, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता। ये 7 हैं, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता। इन 7 तत्वों के आधार पर सुख को मापा जा सकता है, ऐसा बेंथम कहते हैं। अब इनको समझिए। तीव्रता अर्थात अधिक तीव्र सुख कम तीव्र सुख की अपेक्षा अधिक वांछनीय। एक मापदंड यह हुआ कि यदि कोई सुख तेजी से आता है तो उस सुख की तुलना में जो धीरे धीरे आता है वो ज्यादा शुभ और वांछनीय है। ये मैं नहीं, बेंथम कह रहे हैं। इसी प्रकार कोई सुख क्षणिक है, थोड़ी देर तक ठहरता है, उसकी अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने वाला सुख ज्यादा उचित और वांछनीय है। फिर है निश्चितता, यानी कोई सुख अनिश्चित है तो अनिश्चित की अपेक्षा निश्चित सुख ज्यादा वांछनीय है। और निकटता, निकटता का अर्थ है कि कोई सुदूर भविष्य में प्राप्त होने वाले सुख की, संभावित सुख की अपेक्षा निकट तात्कालिक सुख का अधिक महत्व है। इसी प्रकार उत्पादकता, जो सुख अन्य किसी प्रकार के सुख को उत्पन्न नहीं करता उसकी अपेक्षा वह सुख जो किसी और सुख को भी उत्पन्न करता हो वो उत्पादकता मानी जाती है, इस दृष्टि से वांछनीय है। तो यदि इस सुख कलन के सिद्धांत के 7 बिंदुओं पर यदि हम गौर करें तो इसमें जो प्रथम 6 बिंदु हैं वो व्यक्तिगत सुख की बात करते हैं, लेकिन जो 7वां बिंदु है व्यापकता, वो सार्वभौमिक सुख या उपयोगितावाद का जो मूल है, सारांश है, जो उपयोगितावाद की आत्मा है, ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख
उसकी बात करता है। 7वां बिंदु व्यापकता, क्योंकि व्यापकता का मतलब है जो सुख एक व्यक्ति तक सीमित होने की अपेक्षा व्यापक यानी अधिकतम व्यक्तियों तक है तो वह ज्यादा अधिक वांछनीय और शुभ माना जाता है, ऐसा बेंथम ने कहा। तो बेंथम ने सुखों में गुणात्मक भेद नहीं माना, परिमाणात्मक भेद माना और परिमाण को मापने के लिए सुख कलन का सिद्धांत दिया, जिसके 7 जो है वो बिंदु हैं, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, शुद्धता आदि आदि, और व्यापकता जिस पर अपन बात कर ही रहे हैं कि इस एक बिंदु के आधार पर बेंथम जो है वो उपयोगितावादी बनते हैं कि व्यापकता में एक व्यक्ति के सुख की बात ना होकर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात अपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेंथम मनुष्य को पूर्णतः स्वार्थी भी मानते हैं और वो चूंकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद और स्वार्थवाद का समर्थन इन्होंने किया है कि केवल अपने सुख के लिए ही मनुष्य कार्य करता है, और दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि व्यक्तियों को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की ओर आचरण करना चाहिए। ये एक विरोधाभासी बात है जिस पर अपन बात करेंगे। फिलहाल चूंकि बेंथम है उपयोगितावादी और उपयोगितावादी होने के नाते भले ही मनुष्य को स्वभाव से स्वार्थी मानते हों, लेकिन मनुष्य के कर्मों का जो मूल प्रयोजन है वो इन्होंने उपयोगितावाद के आधार पर ही निर्धारित किया कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के अनुसार ही आचरण करना ज्यादा उचित है। उपयोगिता के अतिरिक्त और कोई नैतिकता का आधार नहीं हो सकता, ऐसा बेंथम कहते हैं। तो बेंथम अंततः उपयोगितावाद के सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं, और इसमें एक बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने की वो ये है कि सभी व्यक्तियों का सुख समान है, अर्थात बेंथम ने सभी के सुख को समान महत्व दिया। समाज में जो विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं उनके ओहदे और हैसियत के अनुसार सुखों में कोई भेद बेंथम ने नहीं माना। बेंथम यही कहते हैं कि सभी व्यक्तियों का सुख समान है, सबका महत्व समान है, और इसी बात के आधार पर यानी सुख के इस न्यायपूर्ण वितरण, जब सब व्यक्तियों के सुख को समान महत्व दे रहे हैं तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सुख के इस न्यायपूर्ण वितरण को ध्यान में रखकर बेंथम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का महत्व है, उससे अधिक नहीं। यानी एक व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति के आधार पर ही मापा जाना चाहिए, ना कि उसकी हैसियत, ओहदे और आर्थिक आधार पर। अब यहां प्रश्न उठाया जा सकता है कि स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विश्वास करते हुए भी बेंथम उपयोगितावाद का समर्थन कैसे करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद, स्वार्थवाद का मतलब है केवल अपने हित की सोचना, और मनोवैज्ञानिक सुखवाद का अर्थ भी है कि मनुष्य स्वभाव से सदैव अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर काम करता है। प्रश्न ये है कि यदि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, यदि मनुष्य स्वार्थी है, तो फिर बेंथम उपयोगितावाद का समर्थन किस आधार पर करते हैं। और उपयोगितावाद में तो बात ये की जाती है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, तो इस प्रकार का आचरण कैसे कर सकता है। तो बेंथम ने यहाँ पर इस प्रकार के आचरण के लिए 4 कारणों को जिम्मेदार माना कि 4 प्रकार के कारण हैं जिनके आधार पर मनुष्य उपयोगितावाद के अनुसार आचरण करता है। यानी स्वभाव से स्वार्थी और सुखवादी होते हुए भी वो 4 कारण जो हैं वो उसको उपयोगितावादी बनाते हैं। क्या है वो, उनको उन्होंने 4 प्रकार के दबाव, प्रेशर, भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव और धार्मिक दबाव, उनको नाम दिया। तो क्या है भौतिक दबाव? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। अब हम स्वस्थ तो सभी रहना चाहते हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, ये एक भौतिक दबाव है। और प्राकृतिक नियमों का पालन करेंगे तो वो हमेशा समाज हित में ही होगा। राज्य के कानून, दंड, सामाजिक निंदा आदि के परिणाम स्वरूप होने वाले दुख से बचने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं वो राजनीतिक दबाव में आते हैं। ईश्वर का दबाव और इसी प्रकार का सामाजिक दबाव भी है। समाज के द्वारा की जाने वाली निंदा आदि का भय बना रहता है तो हम जो है उचित कर्म करने पर बाध्य होते हैं। और ईश्वर का दबाव जो एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन हम सब जानते हैं ईश्वर को किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया, बावजूद इसके भी हम एक अदृश्य शक्ति से भयभीत रहते हुए नैतिक और उचित कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं।
तो ये 4 प्रकार के दबाव जो है बेंथम ने दिए, जिसके आधार पर मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होते हुए भी जो है वो उपयोगितावाद के अनुसार आचरण करता है। तो बेंथम एक समाज सुधारक थे और समाज कानून को वो समाज हित का साधन मानते थे। उपयोगितावाद के समर्थक थे। इनके उपयोगितावाद को सुखमूलक उपयोगितावाद कहा जाता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर अपना उपयोगितावाद दिया, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का भी समर्थन किया, नैतिक सुखवाद का भी समर्थन किया। ठीक है। और इन्होंने सुखों में गुणात्मक भेद नहीं माना, परिमाणात्मक भेद माना, और परिमाणात्मक भेद को स्पष्ट करने के लिए सुख कलन का सिद्धांत दिया, जिसमें 7 बिंदु अपने दिए। प्रत्येक व्यक्ति में समान वितरण की बात पर जोर दी और कहा प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का महत्व। और इन्होंने ये भी कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख दोनों के शासन में रखा है, जिसमें से सुख प्राप्त करना और दुखों से बचना ये मनुष्य का स्वभाव है। ये अब तक पढ़ाई गई सारी बातें हैं। ठीक है। तो अब हम बेंथम के सिद्धांत में पाई जाने वाली कुछ कमियों पर, कुछ आपत्तियों पर बात करेंगे। तो बेंथम के सिद्धांत में क्या कमियां हैं? बेंथम का यह मत कि सभी व्यक्तियों और परिस्थितियों के संदर्भ में ठीक नहीं कि दूसरों के लिए मनुष्य सुख का परित्याग नहीं करता, और तब तक नहीं करता जब तक उसका अपना सुख निहित नहीं। ये बात सही नहीं मानी जाती, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो समाज की भर्त्सना और निंदा की प्रशंसा और भर्त्सना की चिंता किए बगैर समाज का हित चाहते हैं और अपना त्याग करते हैं। यहाँ यह कहना भी उचित नहीं है कि जिन कार्यों की समाज और राज्य प्रशंसा करता है वे नैतिक ही हों और जिनकी भर्त्सना होती है वो अनैतिक ही हो, ये जरूरी नहीं है। फिर कुछ नीति शास्त्र के समर्थक ये भी मानते हैं कि केवल बाह्य दबावों के कारण कोई कार्य करना वास्तविक अर्थ में नैतिकता नहीं है। जैसे बेंथम ने 4 प्रकार के जो दबाव दिए, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दबावों की जो बात करता है। और सुख कलन का जो सिद्धांत बेंथम ने दिया वो भी अव्यवहारिक है, क्योंकि असंतोषजनक है, क्योंकि एक तो वो आपस में अंतर विरोधी है। एक सिद्धांत का एक पक्ष दूसरे पक्ष की आलोचना करता है, दूसरे पक्ष के विरुद्ध जाता है। और सुख कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसको नापा मापा जा सके, जिसकी मात्रा का ठीक ठीक निश्चय किया जा सके। ठीक है ना। तो ये भी एक समस्या है। और जो ये सिद्धांत है उपयोगितावाद, इसकी मूल अवधारणा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये भी अस्पष्ट है कि कैसे तय करेंगे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख क्या होता है, किस प्रकार का होता है। तो बेंथम का जो सुख कलन का सिद्धांत है उस पर जरूर हम बहुत बड़ी आपत्ति उठाते हैं, और उसका कारण यह है कि जो 7 तत्व बेंथम ने दिए हैं वो आपस में ही अंतर विरोधी हैं। क्योंकि कई बार कोई एक सिद्धांत का पालन हो रहा है तो दूसरे का उल्लंघन हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कि हमें बहुत स्वादिष्ट मिठाई खाने से क्षणिक और तीव्र सुख मिलता है, तो तीव्रता और अवधि 2 बिंदु दिए। तो अवधि में इन्होंने कहा कि ज्यादा देर तक टिकने वाला, और तीव्रता में इन्होंने कहा कि तेजी से आने वाला। अब स्वादिष्ट मिठाई खाने से हमें जो सुख मिलता है वो तेजी से मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। जब तक मिठाई खा रहे हैं तब तक ही सुख है। तो अब क्या होगा? ये तो अंतर्विरोध हो गया। ये दोनों चीजें तो एक साथ नहीं चली। जबकि एक उत्कृष्ट उपन्यास पढ़ने में हमें जो सुख मिलता है वो थोड़ा सा धीमा होता है, तीव्र नहीं होता, लेकिन स्थायी होता है। यहाँ भी विरोधी बातें हैं कि तीव्रता का तो उल्लंघन हो रहा है, लेकिन अवधि का जो है वहां पर पालन हो रहा है। तो इस स्थिति में इसी तरह से और अंतर्विरोध इनके सुख कलन के सिद्धांत में हमें दिखाई देते हैं। खैर, आज इतना ही। कल अगले टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।